हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बीपीएससी 134 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इनके साथ में मैंने आंसर्स भी लिख दिए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 4 से 5 है, यहाँ पे 6 है शायद मेरे ख्याल से। तो इन 6 में से पॉसिबिलिटीज़ मुझे लगता है कि होनी चाहिए कि 3 क्वेश्चंस आ जाएं। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी जब क्वेश्चन पेपर आएगा आपके सामने और अगर आप अटेम्प्ट कर पाओगे उन क्वेश्चंस को, जैसे मैंने आपको बताया है, अगर ये सवाल आपके आते हैं एग्जाम में, काफ़ी सारे लिख रखे हैं, तो आ गए तो आके थैंक यू बोल देना एक बार। ठीक है, बाकी शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो सचिवालय के ऊपर है, सचिवालय और निदेशालय। ठीक है, कि बीच संबंधों को आकार देने वाले कारण पूछ रहा है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये दोनों होते कौन है। ठीक है, ये है कौन, सचिवालय और निदेशालय। तो सचिवालय आप समझो कि एक आईएएस ऑफिसर है। ठीक है, बड़ी रैंक का आईएएस ऑफिसर। और जो जिसके अंडर, सचिवालय के अंडर निदेशालय काम करता है, यानी कि जैसे कि नाम से पता चला, निर्देश। ये क्या करता है, जो ऑर्डर्स है सचिव के यानी कि आईएएस ऑफिसर के, उनको फॉलो करता है। ठीक है, और हर एक राज्य में आपको देखने को मिलते हैं सचिवालय और निदेशालय। तो उनके कामों को, यानी कि जो आईएएस ऑफिसर है, जो ऑर्डर्स देगा, जो नीतियां बनाएगा, उसको फॉलो करेगा, उनको फॉलो करवाएगा बेसिकली कौन, निर्देशालय। इतना सा इनमें जो है डिफरेंस है, अब समझ गए होंगे। एक दूसरे के लिए एक तरीके से असिस्टेंट के रूप में है, आईएएस ऑफिसर के असिस्टेंट के रूप में निदेशालय काम करता है। ठीक है, और इन दोनों को संविधान में अलग अलग पावर्स दी हुई हैं। अब यहाँ पे सवाल क्या बनता है कि भाई इनके बीच में जो संबंध होते हैं उनको आकार या शेप जो होती है, इंग्लिश में हम शेप बोलते हैं, तो शेप कैसे मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहला, यानी कि देखो, संबंधों में ये भी हो सकता है कि कुछ खराब हो जाए संबंध आपस में, और अच्छे भी हो सकते हैं, तो उन कारणों के बारे में पूछ रहा है। तो मैंने नीचे बताया है एक इंट्रोडक्शन से शुरू करके कि भाई हाँ, हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पे मैंने कुछ कारण बता दिए हैं, इनको आपको एग्जाम में क्या करना है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है बस। जैसे कि पहला है कानूनी और संवैधानिक ढांचा। इसमें क्या होता है, संविधान में दोनों की पावर्स बताई हुई है, यानी कि निदेशालय की पावर्स भी दी हुई है संविधान में कि वो क्या क्या कर सकता है, और जो सचिवालय है उनकी भी पावर्स वहाँ पे दी हुई है। ठीक है, यानी कि एक आईएएस ऑफिसर की जो है, अगर वो सचिव बनता है तो उसके पास कितनी पावर्स हो सकती है। राइट। उसके बाद राजनीतिक संदर्भ में देखा जाए तो अगर, क्या कभी कभी क्या होता है, ये जो सचिवालय होते हैं, सचिव होते हैं ना, कि किसी किसी पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े हुए होते हैं बहुत ही गहराई से। तो ये लोग जो है और क्या पता ये अलग पार्टी से हो, ये व्यक्ति और ये वाला बंदा अलग पार्टी से हो। ठीक है, तो इनके बीच में तरार जो है पैदा हो सकती है। अच्छाई भी हो सकती है, क्या पता एक ही पार्टी से हो तो संबंध अच्छे भी हो सकते हैं और संबंध खराब भी हो सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज रह सकती हैं। उसके बाद प्रशासनिक संस्कृति, यानी कि सरकार की प्रशासनिक संस्कृति, जिसमें सरकार को कैसे काम करना चाहिए उसके बारे में जो है यहाँ पे मूल्य और जो मापदंड होते हैं और जो विश्वास होते हैं वो यहाँ पे दिए हुए होते हैं। ठीक है, उसके बाद मानव संसाधन। इसमें क्या है, उनके कौशल, अनुभव और व्यक्तित्व के आधार पे भी उनके जो संबंध है उस पर डिपेंड करता है, कि उनकी संबंध उस चीज पे भी डिपेंड करते हैं कि भाई हमारी सोच कैसी है। ठीक है, हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं, हमारी क्या विचारधारा है ना। तो उस चीज को लेके भी हमारी जो एक तरीके से दोस्ती है, जो संबंध है दोनों संस्थाओं के बीच में, वो बन जाएंगे या नहीं नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये भी रहता है। पर ऑफिशियली अगर देखा जाए तो ये सब चीज़ों पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये जो काम जो करते हैं सचिवालय, ये बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। तो इन कामों में अगर ये छोटी सी इमोशनली चीज़ों को हम अटैच करने लग जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, यहाँ तक कि हमारा सुप्रीम कोर्ट तो जो है आंख मीच के डिसीजन देता है चीज़ों के। लेकिन जब बात आती है इन कामों की, तो यहाँ पे इमोशनली जो है ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है चीज़ों को। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए, है ना। पर्सनली कोई भी इस तरीके की, एक तरीके से संबंध में जो खटास पैदा करे, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा इसमें कुछ बाहरी कारक भी होते हैं, जैसे कि सामाजिक और आर्थिक दबाव हो गया हो उसकी वजह से। ठीक है, तकनीकी कारण हो सकते हैं, जैसे कि सूचना संचार प्रौद्योगिकी। अब ये क्या है, जैसे कि आप सूचना आ गई है, हम ऑनलाइन किसी से बात कर पाते हैं, ठीक है, कम्युनिकेट कर पाते हैं बिना किसी के पास जाए। तो ये कहीं कहीं अच्छा भी हो जाता है और कभी कभी इससे प्रॉब्लम्स भी पैदा हो सकती है। ठीक है, ये भी है। शुरू करते हैं दूसरी चीज। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो है, भारत में राज्य पर योजना प्रणाली का वर्णन कीजिए। तो ये और आसान हो गया आपके लिए, योजना प्रणाली। आपको बस इस पे
फॉलो करना है, इसको देखना है कि योजना प्रणाली क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये यू जैसे कि नाम से पता चल रहा है प्लानिंग्स करती है, वो पता चल गया आपको कि प्लानिंग यहाँ पे होती है। क्या प्लानिंग होती है ये नहीं पता हमें, हमें बताऊंगा मैं आपको। तो आर्थिक और सामाजिक विकास के बारे में यहाँ पे बात की जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पंचवर्षीय योजना आपने जो सुनी थी, ठीक है, हमारे इंडिया में चली थी, तो वो इसके आधार पर बनाई गई थी, योजना प्रणाली के आधार पे। राज्य स्तर पे ये काम करती है, जिला स्तर पे ये काम करती है, और सामुदायिक भागीदारी यानी कि लोगों को बढ़ावा देना, लोगों की जो भागीदारी है उसको बढ़ाना। ठीक है, अब जैसे कि पंचायत में चुनाव होते हैं तो वहाँ पे जो लोग चुने जाते हैं वो कौन होते हैं, उन्हीं के द्वारा भेजे गए लोग होते हैं। जैसे कि मैं, मेरे इलाके में चुनाव होंगे तो मैं खड़ा हो सकता हूँ, मेरी पूरी मतलब मेरे को पूरा स्वतंत्रता है उस इलेक्शन में खड़ा होने के लिए। ठीक है, तो ये योजना प्रणाली काम करती है इसके लिए। इसके कुछ उद्देश्य हैं जिसके आधार पर बनाई गई, जैसे कि आर्थिक विकास करना, है ना, सामाजिक समानताएं पैदा करना लोगों में, बुनियादी ढांचे का विकास करना, ये क्या है, जैसे कि परिवहन है, इसके लिए हम सड़कें निर्माण करेंगे, पुल बनाएंगे, वो सब चीज़ें। ऊर्जा यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आज यही है, बिजली। अगर बिजली नहीं होगी तो आप मोबाइल फ़ोन चार्ज नहीं कर पाओगे, अगर वो चार्ज नहीं कर पाओगे तो और काम कैसे कर पाओगे, राइट, टीवी वगैरह भी देखना है हमें, और भी चीज़ें करनी है। उसके अलावा संचार भी होनी चाहिए, ठीक है, टावर्स लगाना उसके लिए। और मानव विकास करना, एजुकेशन देके उनको, हेल्थ देके, पोषण देके, इसको आप देख लेना। ठीक है, आप ऐसा मैप बना सकते हो इस तरीके से, मतलब चार्ट बना देना, अच्छा लगता है यार, टीचर को भी इस तरीके से देखने में मज़ा आता है ना, उसको चेक करने में दिक्कत नहीं होती है। उसके अलावा चुनौतियों में संसाधन की कमी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो प्लानिंग्स है वो हम नहीं कर पा रहे हैं, कर दो लेते लेकिन उसको हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। नौकरशाही, समन्वय का अभाव, बदलती आर्थिक परिदृश्य। अब देखो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना नई नई देखने को मिलेंगी, अगर आप इन बुक्स को पढ़ते हो तो वहाँ पे जो जिंदगी है वो कुछ अलग ही चलती है। ठीक है, और रियल लाइफ में वो सब चीज़ें आपको मिलती नहीं है। आपने कभी सुना है योजना प्रणाली के बारे में कि भाई योजना प्रणाली ने कुछ ये कर दिया वो कर दिया? कुछ भी नहीं सुनते हम लोग, क्योंकि ये लोग ये सब चीज़ें सिर्फ कागजों पे ही है, रियल लाइफ में इनका कोई यूज ही नहीं है। कोई मतलब सरकार चाहती नहीं है कि ये काम करे सही तरीके से। ठीक है, तो एक समस्या वाली बात है इंडिया में। उसके अलावा तीसरा क्वेश्चन है राज्य वित्त आयोग। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि इसकी शक्तियाँ क्या होती है और कार्य क्या होते हैं। सबसे पहले राज्य वित्त आयोग क्या होता है, यानी कि जो स्टेट के लिए एक तरीके से जो टैक्स होता है और जो चीज़ें होती है, जैसे कि टैक्स वसूली करना, जीएसटी लेना, ये सब जो चीज़ें हम देते हैं सरकार को, उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है बेसिकली, स्टेट को देगा। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा उसमें से कुछ, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, ऐसा भी होता है। कुछ जो चीज़ें होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी जाती है, टैक्स के रूप में, जीएसटी के रूप में। और कुछ जो है वो जो स्थानीय निकाय होते हैं, जैसे कि पंचायत है, उनको भी देना पड़ता है, ठीक है, काम करने के लिए। ठीक है, तो ये होती है राज्य वित्त आयोग का काम। और अगर ये बात करें तो हमारा जो भारतीय संविधान है उसके आर्टिकल 243 एल, ये एल है, ठीक है, एल के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। इसका कार्य जो है वो पंचायत और नगर पालिका को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ठीक है, और इसकी शक्तियां और कार्यों की बात करें तो राजस्व वितरण करना, यानी कि जो टैक्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, किसमें, नगर पालिका में और पंचायतों में। ठीक है, उनके बीच में, क्योंकि राज्य में तो दो चीजें देखने को मिलती है ना आपको। और अनुदान राज्य होते हैं, यानी कि सचिवालय और पालिका, इनके बीच में। उसके अलावा वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना, यानी कि कंडीशंस कैसी हैं, पैसा वगैरह है पंचायतों के पास, नगर पालिकाओं के पास, तो उसको देखना कि अगर पैसा नहीं है तो उसकी व्यवस्था करना। ठीक है, और अगर है तो वो क्यों यूज नहीं किया जा रहा है उस पैसे को, उसको देखना इनका काम होता है। और वित्तीय प्रबंधन करना, यानी कि मैनेजमेंट करना, अगर पैसा नहीं है तो उसको उनको प्रोवाइड कराना। इनकी कुछ भूमिकाएं भी होती है, वैसे पूछी नहीं गई है ऊपर, मैंने बता दी है। ठीक है, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपने आंसर कम लिखा है तो एक दो पॉइंट जैसे कि भूमिकाएं हैं वो सब चीजें ऐड कर दिया करो। ठीक है, अच्छा रहता है। वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करना, उचित संसाधन आवंटन करना, बेहतर सेवा वितरण करना, ये सब जो है उसकी भूमिकाएं होती हैं। ठीक है, इसमें कुछ इसके जो है कुछ कार्य होते हैं, जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया, वैसे ही यहाँ पे भी है, जैसे कि गठन करना। इसमें जो है प्रत्येक राज्य 1 वर्ष के भीतर जो है उसको राज्य वित्त आयोग का गठन करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि राज्य सरकार बनी तो उसी के 1 साल के अंदर अंदर उनको वित्तीय आयोग की जो है गठन करना पड़ता है। उसके अलावा उसका जो काम होता है
उसके बाद समीक्षा करना, सिफारिशें करना होता है कि भाई ये वाली चीज़ें यहाँ पे जो है इसकी पैसों की कमी है, इनको पैसा दो। ऐसा जो है काम कौन करता है? वित्त आयोग करता है। और कार्यान्वयन करना है, यानी कि जो काम किए जा रहे हैं उनकी देखभाल वगैरह भी करना उनका काम होता है। ठीक है। सॉरी। चौथा क्वेश्चन है, लोकयुक्त की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो लोकायुक्त ये कौन होता है भाई? कह रहे हैं कि राज्य स्तर पर होता है ये बेसिकली, और भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करता है ये। ठीक है। एक व्यक्ति है जो कि स्टेट लेवल पर आपको देखने को मिलता है, और इसका काम क्या होता है? लोगों की शिकायतें सुनना, भ्रष्टाचार जो है यानी कि जो रेड टैप वगैरह जो होते हैं उनको कम करना। ठीक है। उनकी सुनवाई करना लोक आयुक्त का काम होता है। कार्य मैंने बता दिया वैसे आपको, लेकिन यहाँ पे और लिख दिया मैंने। भ्रष्टाचार, पक्षपात, पद, शक्ति के दुरुपयोग को खत्म करना, जनता की शिकायतों का त्वरित वितरण करना या निवारण करना, साबित होने पर कार्रवाई की सिफारिश करना, निष्पक्ष ईमानदारी को बढ़ावा देना, ये सारे काम किसके होते हैं? लोक आयुक्त। ठीक है। लोक आयुक्त नाम याद रख लेना इनका। तो ये बहुत बड़ा पद होता है इंडिया में। उसके अलावा मुख्यमंत्री यानी कि सीएम की भूमिका पूछ रहा है, बहुत ही आसान है ये तो कानून और नीति निर्माण, विधानसभा का नेता होता है ये। ठीक है। उसका लीडर होता है एक तरीके से। राज्यपाल को सलाह देना इसका काम होता है, ये राज्यपाल को सलाह दे सकता है। और बाकी राज्यपाल की मर्जी है, वो उसको फॉलो करे या ना करे। ठीक है। यानी कि वीटो पावर्स वगैरह जो होते हैं उनके पास, वो तो अपनी होती है। विभागों का बंटवारा जो है इसमें होता है, यानी कि मंत्री वगैरह जो पद होता है ना, जैसे कि रेलवे मंत्री, ये मंत्री, वो मंत्री, तो उसका जो बंटवारा करता है वो सीएम ही करता है। मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है। मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी राज्यपाल को देता है कि भाई ये फैसला हुआ है। ठीक है। और आपको ये काम करना है। और मंत्री परिषद की बैठक बुलाना इसका काम होता है। ठीक है। तो बैठकें जितनी भी होती है उसके उसको कौन बुलाता है? सीएम, चीफ मिनिस्टर। वो सभी राज्यों में होते हैं, जैसे कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है। ठीक है। यूपी के हैं, गुजरात के हैं। ठीक है। इन सब के अलग अलग होते हैं। पांचवा है राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियां और कार्य। तो दो सवाल पूछे, शक्तियां और कार्य। तो ये क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग। तो यानी कि जो स्टेट लेवल पे जो बेसिकली जो चुनाव होते हैं उनको देखता है, उनको कहते हैं राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है। विधानसभा के जो चुनाव वगैरह होते हैं ना, उन्हीं की बात कर रहा है। अब इसकी शक्तियां जो है वो आर्टिकल 243 के तहत दी गई है इसको, पावर जो है। और इसका क्या काम होता है? शक्तियां क्या होती है कि भाई चुनाव की जो डेट होती है वो घोषित कर सकता है, मतदाता सूची तैयार करना है इसकी पावर के अंदर आती है, मतदान प्रक्रिया का निरीक्षण करना है, यानी कि देखभाल करना, सर्वे करना कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। ठीक है। सरकार को निर्देश देने की शक्ति होती है इसके पास, कि गवर्नमेंट को भी बोलते कि तुझे ये नहीं करना चाहिए। ठीक है। किसी प्रकार का प्रचार प्रचार जो होता है वो टाइम से पहले होना चाहिए, उसके बाद ना हो। ठीक है। चुनाव प्रचार में गड़बड़ी को देखना, ये सब काम जो है किसके होते हैं? निर्वाचन आयोग के होते हैं। कार्यों की बात करें तो कार्य और शक्तियाँ बेसिकली सेम ही है, कोई अलग चीज नहीं है, लेकिन मैंने जो है चालाकी के साथ यहाँ पे दो पॉइंट अलग अलग बना दिए ताकि आपको भरपूर पॉइंट मिल जाए और दिक्कत ना हो आंसर लिखने में। सूचना का नामांकन करना, यानी कि ब्लॉक, अगर जैसे कि ब्लॉक जो देखो क्या होता है, जो भी चुनाव होते हैं उनको ना, एक जैसे कि बहुत बड़ा एरिया है। ठीक है। अब इस पूरे एरिया में चुनाव करना बहुत मुश्किल है, तो क्या करती है ये चुनाव आयुक्त? इनको ब्लॉक्स में बांट देते हैं। तो ये ब्लॉक हो गए। ठीक है। जैसे कि इसमें अलग हो गया, इसमें अलग होगा, फिर इसमें अलग होगा। तो ठीक है। उनकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो क्षेत्र होते हैं उनको ब्लॉक्स में कन्वर्ट करते हैं, तो उन ब्लॉक्स को नाम देते हैं अलग अलग। ठीक है। जैसे कि दिल्ली विधानसभा चुनाव, तो दिल्ली में बहुत सारे इलाके हैं अलग अलग। ठीक है। बेशक दिल्ली बहुत छोटी है, लेकिन दिल्ली के अंदर भी बहुत अलग अलग इलाके हैं, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो उसी के अकॉर्डिंग उन्हें जो है डिवाइड करना पड़ता है उनको अलग अलग ब्लॉक्स में। उसके अलावा चुनाव की तारीख घोषित करना इसके कार्य के अंदर आता है। चुनाव नतीजों की घोषणा करना, यानी कि जो भी रिजल्ट आया है वो बताना। मतदान प्रक्रिया का निरीक्षण करना, मतदान की व्यवस्था करना। ठीक है। यानी कि जो अगर व्यक्ति, जैसे कि मैं 18 साल का हुआ हूँ और मैंने एक फॉर्म भर दिया, फॉर्म 6 होता है शायद उसके लिए, तो फॉर्म 6 भरूंगा तो मुझे एक वोटर आईडी कार्ड मिलेगा, जिसके तहत मैं चुनाव में वोट दे सकता हूँ। ठीक है। तो वो सब काम करना किसका काम होता है? चुनाव आयोग का, स्टेट लेवल पे। तो एक होता है सेंट्रल लेवल पे, एक होता है स्टेट लेवल पे। ठीक है।
तो पंचायत वगैरह के चुनाव होते हैं वो सब, विधानसभा वगैरह के, वो सब यही कराते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इतना ही था आज। बाकी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।